नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हम सीटेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एसएसटी की क्लास है आपकी। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो भी स्टूडेंट हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं या इस वीडियो को क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ कि इससे पहले कई क्लासेस हो चुकी हैं। हिस्ट्री की भी क्लास हुई है, ज्योग्राफी की भी हुई है, पॉलिटी की भी हुई है। तो पॉलिटी की जो क्लास हुई थी उसमें हमने पार्लियामेंट टॉपिक को डिस्कस किया था। पार्लियामेंट का पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उसमें हमने पार्ट 1 के नाम से उस क्लास को मेंशन कर दिया है। आज पार्लियामेंट टॉपिक का पार्ट 2 है। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, ये क्लास है आपकी पार्लियामेंट पार्ट 2। पार्ट 2 और ये एसएसटी में आपकी सिविक्स वाले पोर्शन के अंदर आती है। सिविक्स वाला जो पोर्शन है एसएसटी का, उसके अंदर इसको हम काउंट करेंगे। अब देखिए, आप पिछली क्लास में थोड़ा सा बस बता देता हूँ। पिछली क्लास में हमने ये डिस्कस कर लिया था, थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ कि पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं। पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं। पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा और तीसरा राष्ट्रपति। तो देखो, पिछली क्लास को जरूर देख लें आप, उसके बाद ही इस क्लास को देखें। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों के द्वारा ही कानून बनता है पूरे देश के लिए। कोई भी बिल यानी कि विधेयक राज्यसभा में पास हो जाएगा, फिर लोकसभा में पास हो जाएगा, देन उस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर होंगे, तब वो बिल कानून बनेगा, एक्ट बनेगा। ठीक है, इसके अलावा राज्यसभा के बारे में हमने सारी बातें डिस्कस कर ली थी पिछली क्लास में। राज्यसभा के बारे में पूरी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो लोकसभा के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर दोनों की कंबाइंड जो भी चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। हम आज डिस्कस करेंगे जो पार्लियामेंट का दूसरा हाउस है, दूसरा सदन है, जिसे हम कहते हैं लोकसभा। इसे हम क्या कहते हैं? लोकसभा। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखो आप, जैसे राज्यसभा के बारे में मैंने बताया था आपको, राज्यसभा के कई और नाम भी हैं। राज्यसभा को कई और नाम से भी जाना जाता है। ठीक वैसे ही लोकसभा के भी कई अन्य नाम हैं, जिन नामों से लोकसभा को जाना जाता है। तो यहां देखो, चाहे तो आप इसको हाउस ऑफ कॉमन कहो, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन पीपल, यानी कि आम सदन, आम जनता का सदन। तो लोकसभा को इस नाम से भी जाना जाता है, हाउस ऑफ कॉमन पीपल। ठीक, दूसरा, इसी को हम टेम्परेरी हाउस भी कहते हैं। इसी को हम टेम्परेरी हाउस भी कहते हैं, यानी कि अस्थाई सदन। क्या? अस्थाई सदन। अस्थाई क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हर 5 साल में भंग हो जाता है, और अगर पार्टी का बहुमत कम हो जाए तो 5 साल से पहले भी इसे डिसॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, और अगला है लोअर हाउस। लोअर हाउस यानी कि निम्न सदन या निचला सदन। ठीक है, तो दोस्त, ये तीनों नाम लोकसभा के हैं। तीनों नाम
लोकसभा के हैं। अब देखो आप, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो हर 5 साल में होते हैं। लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो हर 5 साल में होते हैं, हर 5 साल में होते हैं। और अगर लेटेस्ट चुनाव की बात करें, अभी कौन से हुए हैं, तो 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए हैं। 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए हैं, ठीक है। अब अगले कब होंगे, 2029 में। तो समझिए आप, लोकसभा के चुनाव में जो जिस पार्टी को बहुमत मिल जाता है, पहले समझिए लोकसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं। लोकसभा के सदस्यों को हम सांसद कहते हैं। लोकसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं, सांसद, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आप अपने क्षेत्र से किसी भी पार्टी के व्यक्ति को चुनाव में वोट देकर जिताकर आप लोकसभा उसे भेजते हैं। फिर इसी तरीके से पूरे भारत से 543 लोग चुनकर आते हैं। पूरे भारत से 543 एमपी चुनकर आते हैं, सांसद चुनकर आते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूं दिल्ली, तो दिल्ली से लोकसभा में 7 लोग चुनकर जाते हैं, ठीक है। और जैसे यूपी की बात करूं, यूपी से 80 लोग चुनकर जाते हैं। इस प्रकार सबका टोटल होगा क्या, 543, ठीक है। अब लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, बहुमत मतलब मेजॉरिटी, जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है उसी पार्टी की सरकार बनती है, उसी पार्टी की सरकार बनती है। यानी कि प्रधानमंत्री उसी पार्टी का बनेगा, जैसे कि बीजेपी का है। अब ये बहुमत क्या है, तो बहुमत क्या है, तो टोटल सीट का 50% से एक ज्यादा। तो यहां बहुमत हम निकालें, देखो 543 सीट है टोटल, 543 को 2 से भाग दे दो और जो आए उसमें +1 कर दो, तो लगभग 272 ये आंकड़ा। तो लोकसभा के चुनाव में कम से कम 272 सीट जो जीत जाएगा, ये 272 कम से कम है, इतनी तो चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो लोकसभा में 543 में से 272 सीटों पर जिस पार्टी के सदस्य चुनाव जीत जाएंगे कम से कम, उसी पार्टी की तरफ से सरकार बन जाएगी, उसी पार्टी की तरफ से सरकार बन जाएगी, ठीक है। इन केस अगर कोई एक पार्टी 272 का आंकड़ा अचीव नहीं कर पाती है, तो फिर वो छोटी छोटी पार्टी से मिलाकर गठबंधन कर लेती है और फिर उन छोटी छोटी पार्टियों के जो 2-2 4-4 सांसद जीते हैं वो भी इसमें ऐड हो जाते हैं। तो फिर टोटल 272 प्लस आंकड़ा पहुंचाया जाता है, गठबंधन की सरकार बन जाती है। लेकिन इन केस अगर और पार्टी सपोर्ट करने को राजी नहीं होती है तो फिर सरकार गिर जाएगी, सरकार आगे कंटिन्यू नहीं चल पाएगी, क्योंकि बहुमत अचीव नहीं कर पाई सरकार। समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं लोकसभा के बारे में। तो इतना क्लियर है, ये देख लो एक बार, इतना क्लियर है, ठीक है। चलो अब बात करें हम लोकसभा की संरचना किसमें बताई गई है कि लोकसभा में कितने क्या लोग होंगे। तो हम बात कर रहे हैं कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, हम बात कर रहे हैं कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। तो दोस्त लोकसभा के बारे में सारी चीजें आर्टिकल 81 में बताई गई हैं, आर्टिकल 81 में बताई गई है, ठीक है।
तो देख लेते हैं लोकसभा में अधिकतम सदस्य यानी कि मैक्सिमम मेंबर, अधिकतम सदस्य लोकसभा में कितने हो सकते हैं? 550। अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 550। लेकिन वर्तमान में कितने हैं वो मैंने अभी आपको बताया, 543। प्रेजेंट में कितने हैं? प्रेजेंट में है 543। और इन 543 लोगों का चुनाव कैसे होता है? डायरेक्ट चुनाव होता है। इसके चुनाव को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन हम उस चुनाव को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रत्यक्ष चुनाव। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष चुनाव। तो डायरेक्ट इलेक्शन उस इलेक्शन को बोला जाता है जिसमें आम जनता वोट करे। 18 साल से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं वो अगर वोट कर पा रहे हैं किसी चुनाव में तो उस चुनाव को प्रत्यक्ष चुनाव या डायरेक्ट चुनाव बोला जाता है। तो लोकसभा का सभी 543 सीट के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि सर कौन लड़ सकता है लोकसभा का चुनाव। तो दोस्त, क्वालिफिकेशन, हम बात करेंगे योग्यता क्या होती है लोकसभा का चुनाव लड़ने की। लोकसभा का चुनाव लड़ने की योग्यता क्या होती है? तो योग्यता के बारे में जिक्र आर्टिकल 84 में बताया गया है। योग्यता के बारे में जिक्र आर्टिकल 84 में बताया गया है। क्या होती है योग्यता? तो नंबर 1, भारत का ही निवासी होना चाहिए उसको, भारत का नागरिक होना चाहिए उसको। नंबर 2, मिनिमम एज, कम से कम उम्र उसकी 25 हो चुकी हो। 25 साल से पहले लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। जैसे अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव है, बिहार में विधानसभा का चुनाव है, ये राज्य के अंदर होती है और लोकसभा केंद्र में होती है। तो विधानसभा के लिए भी सेम है, 25 साल की उम्र होती है एमएलए बनने के लिए। जैसे बिहार विधानसभा का अब चुनाव है तो उसमें मैथिली ठाकुर जो सिंगर हैं वो चुनाव लड़ रही हैं, तो उनकी उम्र अभी 25 ही हुई है और तुरंत वो चुनाव लड़ रही है। 25 से पहले नहीं लड़ सकते। ठीक है, समझ गए? अब जो व्यक्ति क्वालिफिकेशन पूरी करेगा उसका चुनाव हो जाएगा। अगर अपने एरिया से, अपने क्षेत्र से वो चुनाव जीत जाता है तो वो सदस्य बन जाएगा, हार जाता है तो नहीं बनेगा, कोई दूसरा बनेगा उसी एरिया से। जरूरी नहीं है कि एक एरिया से कांग्रेस भी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी चुनाव में, बीजेपी भी करेगी। अब उस एरिया की जनता के सबसे ज्यादा वोट किस पार्टी के लोग को मिलते हैं वो जीता हुआ माना जाएगा वहां से। तो चुनाव जो जीत जाएगा वो सदस्य बन जाएगा। समझ गए? क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलो आगे बात करें। अब जैसे पार्लियामेंट के अंदर एक हॉल होता है, ये है मान लो लोकसभा, लोकसभा का हॉल। अब यहां पर एक व्यक्ति बैठा होता है ये, और इसी के साथ दूसरा व्यक्ति बैठा होता है ये लोग कौन होते हैं? तो ध्यान रखना, इस व्यक्ति को बोला जाता है लोकसभा स्पीकर। क्या बोलेंगे? लोकसभा स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। क्या बोलेंगे? लोकसभा अध्यक्ष इसको बोलेंगे। और इसी के साथ जो है वो है लोकसभा डिप्टी स्पीकर। इसे क्या बोलेंगे? डिप्टी स्पीकर यानी कि उपाध्यक्ष। समझ गए? ध्यान रखेंगे। अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला है। कौन है? ओम बिड़ला, ये अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है। और जो बाकी के लोग हैं अपनी अपनी चेयर पर हाउस में बैठे होंगे। स्पीकर का काम है कि हाउस का काम अच्छे से चलता रहे,
कोई शोर शराबा ना हो, कानून बनाने की जिम्मेदारी है तो कानून अच्छे से बने, ये काम होगा। लोकसभा का स्पीकर और लोकसभा का डिप्टी स्पीकर, ये दोनों लोकसभा के ही मेंबर होते हैं। यानी कि लोकसभा में जो 543 लोग आते हैं, तो 543 में से 2 तो ये हो गए और बाकी 541 सामने बैठेंगे। 541 में से एक ये और 541 में से एक ये, तो 543 में से 2 माइनस कर दो तो बचे 541, वो यहाँ बैठेंगे और ये 2, इन 2 को मिलाकर ही 543 होते हैं। इसका मतलब लोकसभा का स्पीकर और लोकसभा का डिप्टी स्पीकर लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। ये भी अपने अपने एरिया में चुनाव जीतकर आए होते हैं। समझ गए? ध्यान रहेगा ये, ठीक है। अब एक टर्म आती है, वो है आपकी प्रोटेम स्पीकर। क्या होता है प्रोटेम स्पीकर? क्या होता है? तो ध्यान रखना, प्रोटेम स्पीकर जब नई नई लोकसभा बनती है, चुनाव 2024 में हुआ, नए सदस्य 543 लोग चुनकर आए, तो उन सदस्यों को शपथ दिलाने का काम पहला, और दूसरा, जब तक कि परमानेंट स्पीकर चुनकर ना आ जाए लोकसभा का, तब तक स्पीकर बने रहना, ये काम प्रोटेम स्पीकर का होता है। तो प्रोटेम स्पीकर को हम अस्थायी अध्यक्ष भी कह सकते हैं। प्रोटेम स्पीकर को हम अस्थायी अध्यक्ष भी कह सकते हैं। सवाल आता है कौन बनता है? तो ध्यान रखना, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के जो 543 लोग चुनकर आए हैं, लोकसभा के सबसे सीनियर व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देता है। प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देता है। अनुभवी, सबसे ज्यादा अनुभवी व्यक्ति को। अब इस प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? तो काम देख लो, फंक्शन क्या है इसका। तो पहला, सभी सदस्यों को शपथ दिलाना, सभी सदस्यों को शपथ दिलाना। दूसरा, स्थायी अध्यक्ष के आने तक, स्थायी अध्यक्ष के आने तक स्पीकर बने रहना, ये काम होता है। समझ गए? क्लियर है भाई? चलो बहुत बढ़िया, आगे चला जाए। अब ये जो संसद चलती है, लोकसभा राज्यसभा, इसके सत्र कितने होते हैं? एक साल में कितने सेशन होते हैं? एक साल में कितने सेशन होते हैं मैक्सिमम? तो पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं मैक्सिमम साल में। पहले सेशन को बोलते हैं बजट सत्र, बजट सेशन। दूसरे को बोलते हैं विंटर, यानी कि शीतकालीन, विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र। और तीसरा है आपका बजट सेशन और मॉनसून सेशन, मानसून सेशन गर्मी वाला। और तीसरा है विंटर सेशन, यानी कि शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन यानी कि शीतकालीन सत्र। तो इसको आप बजट सेशन यानी कि बी, इसको एम और इसको डब्ल्यू, तो बीएमडब्ल्यू 3 सेशन होते हैं। सबसे बड़ा और छोटा सेशन, तो देखो बजट सेशन आपका चलता है फरवरी से लेकर, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक चलता है बजट सेशन। और उसके बाद
मई के बाद जून की छुट्टी, और जुलाई से चलता है अगस्त सितंबर तक मानसून सेशन, और फिर सितंबर के बाद अक्टूबर की छुट्टी, और नवंबर से दिसंबर चलता है विंटर सीजन। तो पार्लियामेंट के अधिकतम 3 सत्र लगते हैं साल में। और एक चीज और याद रखना, किन्हीं भी 2 सत्र के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। किसी भी 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। समझ गए? क्लियर है? आगे देखें। अब कुछ आर्टिकल्स हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि कोरम। संसद की कोरम कितनी होती है? संसद की कोरम का मतलब है मिनिमम अटेंडेंस। संसद में लोगों की मिनिमम अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए जिससे सदन चल पाए, हाउस चल पाए, काम हो पाए। तो न्यूनतम उपस्थिति कितनी होनी चाहिए, इसे कोरम बोलते हैं। और ये होनी चाहिए 1/10। ये होनी चाहिए कुल सदस्यों का 1/10। कुल सदस्यों का 1/10, इतनी संसद की कोरम होनी चाहिए। तो अगर लोकसभा में 543 सदस्य हैं तो उसका 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए कम से कम, तभी वो उस दिन सदन काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है? अब ये कोरम के बारे में जिक्र कहाँ है? तो कोरम के बारे में जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल 100 में है, कोरम ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है? एक और है आपका धन विधेयक, यानी कि मनी बिल। धन विधेयक, इसमें देखो 2 आर्टिकल, या पहले बात धन विधेयक होता क्या है? तो सरकार के टैक्स, फाइनेंस, इनकम, एक्सपेंडिचर से संबंधित जो बिल है उसे धन विधेयक कहते हैं। और धन विधेयक के संबंध में एक आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल 109। इसमें कहा गया है कि धन विधेयक की शुरुआत हमेशा लोकसभा से होगी। धन विधेयक को जब पास कराया जाएगा तो धन विधेयक की शुरुआत हमेशा लोकसभा से होगी। ये 109 में बताया गया है। दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 110। इसमें कहा गया है कि धन विधेयक की परिभाषा, मनी बिल की डेफिनेशन लोकसभा स्पीकर तय करेगा। स्पीकर बताएगा कि कौन सा बिल धन विधेयक है या नहीं, और वो अंतिम निर्णय माना जाएगा। ये है आपका धन विधेयक। एक आर्टिकल है आपका जॉइंट सिटिंग से रिलेटेड। जॉइंट सिटिंग यानी कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। उसमें लोकसभा के भी सदस्य अवेलेबल रहते हैं और राज्यसभा के भी। तो जिस बिल पर मनमुटाव हुआ है या पास नहीं किया गया है उसको आमने सामने बैठ के वहीं सुलझा लो और उस बिल को पास करो, इसलिए ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। अब बात आती है ज्वाइंट सिटिंग बुलाता कौन है? तो ज्वाइंट सिटिंग के बारे में जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 108 है। और ज्वाइंट सिटिंग राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है ज्वाइंट सिटिंग। ठीक? अब राष्ट्रपति जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला लेता है। अब संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? कौन अध्यक्ष बनेगा? संयुक्त बैठक वाली जो दो लोकसभा राज्यसभा दोनों इकट्ठे हो गए हैं उनकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो यहां देखो
संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। लोकसभा का स्पीकर यानी कि अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यहां तक क्लियर है भाई? ठीक है। तो दोस्त ये हमने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जो चीजें पढ़ी वो समझी। ठीक है। क्लास को अच्छे से देखा आपने? अगर अभी नहीं देखा है, बाद में जुड़ रहे हैं तो देखें इस क्लास को। और इसके बाद फिर एनसीईआरटी वाला जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ है उस चैप्टर को पढ़ लें आप। ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।